नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, सॉपवा। बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम्स, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, हिंदुस्तानी म्यूजिक ऑनर्स, बैप्टिज्म। सेमेस्टर आई BHMCT 101 हिंदुस्तानी संगीत और इसके मूल सिद्धांतों का परिचय। खंड भारतीय संगीत का इतिहास और क्रमिक विकास। इकाई बौद्ध काल से 13वीं शताब्दी तक भारतीय संगीत का इतिहास और विकास। एक भूमिका। इससे पहले के अध्याय में हमने प्राक वैदिक काल से महाकाव्य काल तक के कालखंड में भारत में संगीत की स्थिति तथा संगीत में होने वाले परिवर्तनों के बारे में जाना। उस समय के साहित्यों में संगीत के उल्लेख तथा संगीत पर लिखे गए कुछ प्राचीन ग्रंथों के बारे में भी जानकारी हासिल की। इस अध्याय में हम बौद्ध काल से 13वीं शताब्दी ईस्वी तक के कालक्रम में संगीत की स्थिति के बारे में जानेंगे। इस विशाल कालखंड में भारत का समाज राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्तर पर कई महत्वपूर्ण परिवर्तनों से गुजरा, जिसका प्रभाव इस कालखंड के शिल्प और कलाओं पर साफ दिखे। यह कालखंड शुरू होता है बौद्ध काल से और अंत होता है मुस्लिम शासक वंश खिलजी से। इस कालखंड में संगीत की स्थिति, गायन विधाएं तथा उस समय में प्रचलित वाद्यों के प्रकार, महान संगीतकार तथा उनका संगीत में योगदान और उनके द्वारा रचे गए महत्वपूर्ण ग्रंथों के बारे में इस अध्याय में जानेंगे, जो उस समय के संगीत का दर्पण है तथा आज के संगीत का आधार है। 1-2 अधिगम के परिणाम। इस अध्याय के अध्ययन के बाद विद्यार्थी वैदिक युग के बाद बौद्ध तथा जैन काल में संगीत की स्थिति का वर्णन कर पाएंगे। मौर्य तथा शुंग काल में संगीत की स्थिति तथा यवनों के आगमन से संगीत में उसके प्रभाव बारे में बता पाएंगे। गुप्त तथा वर्धन काल में संगीत की स्थिति और विशिष्ट ग्रंथों के बारे में बता पाएंगे। इस कालखंड में लिखी संगीत के विभिन्न महत्वपूर्ण ग्रंथों के बारे में बता पाएंगे। मुस्लिम शासकों के आगमन से संगीत पर उसके प्रभाव के बारे में व्याख्या कर पाएंगे। इस विशाल कालखंड में प्रचलित वाद्य यंत्रों के संबंध में बता पाएंगे। 1-2 बौद्ध काल में संगीत। बौद्ध साहित्य में ईसा पूर्व से लेकर ईसा अनंतर के काल तक संगीत के संबंध में बहुत सारी जानकारी मिलती है। प्राचीन भारत की संस्कृति तथा सभ्यता के बारे में जानने के लिए बौद्ध साहित्य का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि बौद्ध साहित्य में उपलब्ध संगीत के विषय में प्राप्त जानकारी का प्रमाण भारत की प्राचीन शिल्प और चित्रकला में भी उपलब्ध है। आज के वाद्य एवं नृत्य के स्वरूप की जानकारी के लिए ये सभी बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। बौद्ध साहित्य में पाली भाषा में लिखी गई त्रिपिटकों को महत्वपूर्ण जगह दी गई है। जिस तरह वेद और उपनिषद सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं, उसी प्रकार त्रिपिटक बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं, जिनमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहीत हैं। इसलिए सबसे पहले हम त्रिपिटकों में वर्णित संगीत के बारे में जानेंगे। पाली त्रिपिटकों में संगीत के लिए गंधर्व संगीत व शिल्प की संज्ञाएं मिलती है और संगीत की तीनों प्रकार गायन, वादन और नृत्य का हर जगह वर्णन मिलता है। त्रिपिटकों में बौद्ध हीनयान धारा में भिक्षुओं के लिए संगीत को हमेशा वर्जित माना गया है। भगवान बुद्ध भी संगीत का उपयोग नहीं करते थे, परंतु त्रिपिटकों में गीत, वादन, नृत्य और गाथा गायन का वर्णन कई बार मिलता है। बौद्ध धर्म में ये गाथाएं बौद्ध धर्म एवं दल से संबंधित होती थीं। इन वर्णनों से पता चलता है कि गायन के साथ वीणा वादन संगत के रूप में प्रचलन में था। यह गाथाएं इतनी प्रभावशाली होती थी कि जिसने बुद्ध को पहले कभी नहीं देखा वह भी उनकी ओर आकर्षित हो जाता था। बुद्ध चरित्र नामक ग्रंथ के अनुसार स्त्रियां संगीत में निपुण होती थी तथा बहुत से वाद्यों का वाद करती थी। त्रिपिटकों में कई प्रकार के वीणाओं का उल्लेख मिलता है, जैसे वल्लकी वीणा, विपंची वीणा, महती वीणा, भ्रमरिका वीणा और एकादश वीणा आदि। अवध वाद्यों में मृदंग, पणव, भेरी, मुरज, दुंदुभी, आडंबर,
डिंडिम और मरु एवं मरुपट का बहुत प्रचलन था। मरुपट को पुष्कर वर्ग का वाद्य बताया गया है, पर इसका स्वरूप अनजान है। सुशिर वाद्यों के अंदर शंख, वेणु, सुघोषक, नकुल आदि का वर्णन मिलता है। संगीत के शास्त्र में ग्राम, मूर्छना और रागों के बारे में वर्णन मिलता है। उस समय के स्वरों में षडज, ऋषभ, गंधार, धैवत, निषाद, मध्यम और कौशिक स्वरों का वर्णन लंकावरण नामक एक सूत्र में पाया है। इस समय वैदिक संगीत के साथ देशी संगीत तथा नृत्य का भी बहुत अधिक प्रचार था। गंधर्व आदि वर्गों में नृत्य के साथ गायन और वादन का स्पष्ट वर्णन मिलता है। नृत्य के तांडव और लास्य प्रकारों के बारे में भी उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त समूह नृत्यों का वर्णन भी इस समय के साहित्य में मिलता है। बौद्धकालीन साहित्य ये बताता है कि उस समय संगीत दैनंदिन जीवन में इतना घुल मिल गया था कि बौद्ध भिक्षुओं को प्रकृति की वस्तुओं में भी संगीत की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। इस प्रकार इस युग में गौतम बुद्ध की छत्रछाया में श्रृंगारिक गीतों की जगह पर आध्यात्मिक और जीवन को सजीव बनाने वाले गीतों की रचना अधिक हुई थी। जाहिर है कि इस युग में संगीत का आध्यात्मिक पक्ष बहुत अधिक प्रबल था। 3 जैन काल में संगीत। बौद्ध धर्म के साथ साथ ही महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रचार किया। इस काल में भी वैदिक संगीत पहले की तरह ही प्रचलित था। लोक समाज में प्रसिद्ध संगीत के अंतर्गत गाथा, आख्यान, कथाओं आदि का समावेश था। इस युग में भी संगीत कला को राजाओं का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। विभिन्न लोक उत्सवों पर गीत, वादन तथा नृत्य के कार्यक्रमों का आयोजन होता था। इस समय वाद्यवृंद का भी वर्णन मिलता है। जैन साहित्य में भी षड्ज आदि 7 स्वर, 3 ग्राम, 21 मूर्छनाएं, एकादश अलंकारों आदि का वर्णन प्राप्त होता है। ठाणांग सूत्र में गीत के गुण और दोष, स्वर की उत्पत्ति, स्वरों का प्राणियों ध्वनि से और मानव स्वभाव से संबंध विषयों का विवरण है। जैन ग्रंथों में वाद्यों की लंबी सूची प्राप्त होती है। 4 प्रकार के वाद्यों का वर्णन इस समय में मिलता है और अनेक नए वाद्यों का भी वर्णन प्राप्त होता है। आमोद, भ्रामरी, विचकी, आलिंगे इत्यादि वाद्य, ताल और लय को संगीत का आवश्यक अंग माना जाता था। इन साहित्यों में ताल देने वालों के एक वर्ग का भी उल्लेख देखा जा सकता है। जैन काल में संगीत को 72 कलाओं में स्थान दिया गया था और महिलाओं के 64 गुणों में भी इसका एक स्थान था। जैनत्व प्राप्ति के समय देवता स्वयं गायन, वादन एवं नृत्य करवाते थे। भगवान महावीर की स्तुति भी गीत वाद्यों के साथ होती थी। इस प्रकार संगीत का अधिक प्रचार इसके महत्व का आभास कराता है। संगीत का समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार था। आधा कहा जा सकता है कि संगीत का दिनोंदिन विकास हो रहा था। 4 मौर्य तथा शुंग काल में संगीत। मौर्य काल में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्यवंशी राजा हुए, जो खुद संगीत प्रेमी थे। मौर्य काल में संगीत जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। चंद्रगुप्त हर दिन अपने महल में संगीत का आनंद लेते थे। राज्यसभा में भी चारण, कुशीलव, तूर्यकार, मणिका आदि के पद पर गायक, वादक, कथावाचक तथा नर्तक नियुक्त किए जाते थे। राजनीति के साथ सामाजिक रूप में जीवन संगीत से परिपूर्ण था। परंतु इस समय कुशीलव, नट, नायक, वादक आदि व्यावसायिक वर्ग को समाज में उच्च स्थान प्राप्त नहीं था। आध्यात्मिकता से परे संगीत में विलासमय सुख और आनंद अधिक दिखाई पड़ता था। इस समय संगीत गृह तथा नाट्यशालाओं में मौजूद था। मार्गी या शास्त्रीय संगीत का प्रचार इस समय कम था। आम जनता द्वारा लोक संगीत अधिक पसंद किया जाता था। संगीत के ऐतिहासिकों के मत से इस समय संगीत के भाव पक्ष की तुलना में कला पक्ष अधिक विकसित हुआ। इतिहासकारों के अनुसार इस काल में पहली बार भारतीय संगीत यूनान पहुंचा था और यूनानी संगीत भारत आया था। निःसंदेह यह सांगीतिक इतिहास के लिए यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। संलग्न चित्र मौर्यकालीन स्थापत्य विख्यात बौद्ध सांची स्तूप का है,
जिसमें यूनानी वादकों का स्पष्ट चित्रण दिखता है। चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार के समय भी संगीत की यही स्थिति रही और उसके बाद चंद्रगुप्त के पुत्र अशोक के समय संगीत की स्थिति में अत्यधिक सुधार हुआ। अशोक के समय में फिर से संगीत में आध्यात्मिक पक्ष लौट आया था और संगीत के द्वारा स्वस्थ मनोरंजन होने लगा था। संगीतज्ञ को भी समाज में सम्मान की नज़रों से देखा जाने लगा था। ओडिशा कर उदयगिरी की गुफाओं उस समय के संगीत के वाद्यों जैसे सप्ततंत्री वीणा आदियों की प्रतिकृतियां देखकर उसकी लोकप्रियता के बारे में स्पष्ट पता चलता है। पी सम्राट चंद्रगुप्त व अशोक के समय में मौर्य काल के कला और संस्कृति की जिस प्रकार की उन्नति हुई थी वह मौर्य काल के अंतिम समय में अयोग्य शासकों के कारण धुंधली पड़ने लगी थी। शुंग काल में उसका फिर से सुधार शुरू हुआ। मौर्य काल के बाद शुंग काल के पहले शासक पुष्यमित्र शुंग नामक राजा थे। वंश परार्मी वंश था, साथ ही उनकी कला, दर्शन और शिक्षा के प्रति बहुत अधिक शुंग रुचि थी। शुंग काल में ही विख्यात व्याकरणकार पतंजलि हुए जिन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी की ख्यात व्याकरणकार पतंजलि हुए जिन व्याख्या करते हुए महाभाष्य लिखा। इस समय में कला के शिक्षण के लिए राजकोष से सहाय राशि दी जाती थी। शुंग काल में ही सांची स्तूप का कुछ अंश तथा आज के इलाहाबाद के निकट भारत में एक और बौद्ध स्तूप का निर्माण किया गया जिसके स्थापत्य में उस समय के वाद्यों को उकेरा गया है। उस समय के नाटकों में गायन का भी समावेश होता था। सामूहिक व एकल नृत्य में स्त्री पुरुष स्वतंत्र रूप से भाग लेते थे। इस युग में प्रमुख रूप से डफ, मृदंग, ढोलक, वंशी, वीणा, श्रृंग आदि वाद्यों का प्रयोग हुआ करता था जिसका प्रमाण उस समय के स्थापत्य कला में देखा जा सकता है। इसी कालखंड में सभी भारतीय मंच कलाओं का आधार ग्रंथ नाट्यशास्त्र की रचना की गई जो भरत मुनि द्वारा लिखी गई थी। इस ग्रंथ के विषय में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। 1. पंचगुप्त काल में संगीत। गुप्त साम्राज्य के शासनकाल का समय 3री शताब्दी ईस्वी से 5वीं शताब्दी ईस्वी तक रहा। कला और संस्कृति के दृष्टि से इस कालखंड को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। इस युग का महत्वपूर्ण संगीत ग्रंथ है भरत मुनि के अनुयायी दत्तिल मुनि द्वारा लिखित दत्तिलम ग्रंथ। इस ग्रंथ को गुप्त काल में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इस वंश के कई सम्राट जैसे चंद्रगुप्त, उसके बाद उनका पुत्र समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य और कुमारगुप्त अपने न्यायप्रियता और शिक्षा, साहित्य और कला के प्रति प्रेम के कारण जाने जाते थे। गुप्त काल में ही महान नाटककार भास, कालिदास, भारवी, आर्यभट्ट, वराहमिहिर तथा वात्स्यायन जैसे महान व्यक्तित्वों का आविर्भाव हुआ जिन्होंने साहित्य, गणित तथा ज्योतिष शास्त्र में अपना अमिट छाप छोड़ गए। इन सभी महान लेखकों ने अपने ग्रंथों में तत्कालीन संगीत का उल्लेख किसी न किसी प्रसंग में किया है। सम्राट समुद्रगुप्त स्वयं एक संगीतज्ञ तथा कुशल वीणा वादक थे। इसी कारण से उनकी रुचि संगीत में बहुत अधिक थी। राजदरबारों में संगीत उत्सवों का आयोजन होता था और सामान्य जनता भी इस शाही संगीत समारोह में हिस्सा लेती थी। इस कारण से इस युग शास्त्रीय संगीत का खूब प्रचार प्रसार हुआ। ऐसा कहा जाता है कि इस युग में गायन साधना के द्वारा कलाकारों ने अपने संगीत में चमत्कारिक शक्तियां पैदा कर ली थीं और ऐसे ऐसे गायक हुए जो अपने गायन की अपूर्व शक्ति से पानी तक बरसा देते थे। अतः गायन कला की इस समय में बहुत ही उन्नति हुई। संलग्न चित्र सम्राट समुद्रगुप्त की मुद्रा की है जिसमें समुद्रगुप्त को धनुषाकार वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। समुद्रगुप्त के समय में अनेक नाट्यशालाएं भी थीं। इन्हें नाटक देखने का बहुत शौक था और इन नाटकों में नृत्य के साथ गायन भी होता था। नाटकों में पुरुष व स्त्रियां दोनों भाग लेते थे। इनके समय में राग रागिनियों का खूब प्रचार था। 1.6 वर्धन काल में संगीत। गुप्त काल के बाद उल्लेख योग्य साम्राज्य था वर्धन वंश का। इस वंश के प्रमुख सम्राट हुए महाराज हर्षवर्धन जिन्होंने 606 से 647 तक शासन किया।
हर्षवर्धन खुद एक अच्छे लेखक थे, उनका लिखा हुआ 3 नाटक मिलते हैं। इसके अतिरिक्त वे एक अच्छे गायक भी थे और नृत्य व संगीत की स्थिति इस समय विकसित अवस्था में थी। इस युग में भारतीय संगीत का जो चित्र दिखता है वह नाटकों के द्वारा दर्शाया जाता है। हर्षवर्धन के नाटकों में संगीत बहुत अधिक मात्रा में मिलता था, जिससे उनके संगीत ज्ञान का पता चलता था। समय समय पर वह संगीत समारोह का आयोजन भी करवाया करते थे। साधारण जनता भी संगीत में रुचि रखती थी। हर्षवर्धन के नैषद चरित्र में वीणा के अनेक प्रकारों का वर्णन मिलता है, जैसे विपंची वीणा, वल्लकी वीणा, परिवादिनी वीणा आदि। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने बहुत सी संगीतमयी कविताएं और गीतों की रचना की थी। कादंबरी में बाणभट्ट ने षट्राग, 36 रागिनी तथा गीत संगीत गोष्ठियों का वर्णन किया है और वाद्यों में वीणा, वेणु, घरघरी, मृदंग, शंख, नगाड़ों इत्यादि का वर्णन किया है। महान संगीतज्ञ मतंग का उल्लेख भी इस युग में मिलता है। कई विद्वानों के मतानुसार इसी 6ठी शताब्दी में मतंग मुनि ने ग्रंथ बृहद्देशी की रचना की, हालांकि कुछ विशेषज्ञ मतंग को 8वीं शताब्दी का मानते हैं। मतंग ने भरत की तरह ही श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना आदि का वर्णन किया है। तथा मतंग के बृहद्देशी में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसमें बहुत से ऐसे संगीतज्ञ के विचारों का संग्रह है जिनकी कृतियां पहुंच के बाहर थीं, जैसे कोहल, नंदिकेश्वर, कश्यप, तुम्बरु आदि। और यह तो सर्वविदित है कि मतंग ही पहले शास्त्रकार थे जिन्होंने राग शब्द को सांगीतिक दृष्टि से परिभाषित किया। इस ग्रंथ के संबंध में आप अगले अध्याय में और जानकारी प्राप्त करेंगे। 7वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक संगीत की स्थिति। 7वीं शताब्दी से प्रथम सहस्राब्दी तक कई छोटे छोटे राजाओं ने उत्तरी भारत के विभिन्न छोटे छोटे राज्यों पर शासन किया। इस समय में प्रसिद्ध नाटककार भवभूति हुए, जिन्होंने महावीर चरित्र, मालती माधव आदि ग्रंथ लिखे। यह काल संगीतमय नाटकों का काल था। इसी कालखंड में कश्मीर में घंटक, लोल्लट और बाद में अभिनव गुप्त आदि भारत के नाट्य शास्त्र के प्रसिद्ध महान टीकाकार हुए। इसके अतिरिक्त नारद, संगीत मकरंद, सुधाकलश, नान्यदेव, महार्णव तथा पार्श्वदेव, संगीत समयसार आदि उल्लेखनीय संगीत के ग्रंथकार भी हुए, जिन्होंने ने संगीत को अपना बहुमूल्य योगदान दिया। 7वीं शताब्दी के बाद से भारत में बाहरी आक्रमण जोर पकड़ने लगा। सबसे पहला आक्रमण अरब के तरफ से हुआ। उसके बाद लगातार अरब, अफगान, तुर्क और मंगोल आदि मध्य और पश्चिम एशियाई देशों से लगातार हमले होते रहे और अंततः 11वीं शताब्दी में भारत में मोहम्मद घोरी ने चौहान वंश के प्रतापी राजा पृथ्वीराज को हराकर मुस्लिम शासन का आधार रखा। ये सभी शासक अपने देश की संस्कृति भी अपने साथ ले आए और अपने मुल्क के गायक कलाकारों को ही अपने दरबारों में विभिन्न पदों पर नियुक्त करने लगे, जिससे सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए भारत के लोगों को उनकी भाषा और संस्कृति को अपनाना पड़ा। इन सब परिस्थितियों के कारण धीरे धीरे उत्तरी भारत के संस्कृति, संगीत, नृत्य आदि सभी पर बाहरी संस्कृतियों का प्रभाव पड़ने लगा। मोहम्मद घोरी के साथ शेख मुइनुद्दीन चिश्ती भी भारत में आए। इनके शिष्यों ने भारतीय तौर तरीके, भाषा और संस्कृति को अपनाया। मौलवियों के विपरीत चिश्ती परंपरा के सूफी लोग भक्ति संगीत को स्वीकार करते हैं। अपने गीतों के लिए इन्होंने भारतीय धुनों को चुना। इस कारण से हिंदी समाज भी सूफी परंपरा की ओर आकर्षित हुआ। इस समय भी सूफी संतों ने संगीत को सम्मान एवं प्रोत्साहन दिया। इसके बाद खिलजी वंश का शासनकाल आया। खिलजी काल 1190 से 1320 तक माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी एक वीर और संगीत प्रेमी राजा थे। इन्हीं के दरबार में अमीर खुसरो नाम के महान कवि तथा संगीतज्ञ थे। अमीर खुसरो ने तत्कालीन संगीत में कई नए गीत प्रकारों के समावेश भारतीय संगीत पर अमिट छाप छोड़ा। उन्होंने भारतीय संगीत में कव्वाली, गजल, तराना, ख्याल,
मुझी आदि कई नए गीत प्रकार और शैलियों को सम्मिलित किया। इसके अलावा सरपर्दा, साजगिरी, एमन, सोहिला आदि बहुत से फारसी धुनों को भारतीय संगीत में राग के रूप में सम्मिलित किया। इसके अलावा उन्हें 3 तार वाले वाद्य, सहतार तथा तबले के प्रसार का श्रेय भी दिया जाता है। खुसरो का भारतीय कला एवं संस्कृति को आगे बढ़ने में एक विशेष योगदान है। गोपाल नायक खुसरो के समकालीन और दक्षिण भारत के बहुत प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। यह संगीत शास्त्र के मर्मज्ञ पंडित और वाग्गेयकार भी थे। ऐसा कहा जाता है कि खुसरो और गोपाल नायक के बीच सांगीतिक विचारों का आदान प्रदान हुआ करता था। इसी कालखंड में वर्तमान बंगाल और ओडिशा के सीमा पर स्थित केंदुबिल्व गांव में 12वीं शताब्दी में महान कवि जयदेव हुए। जयदेव ने संस्कृत भाषा में गीत गोविंद की रचना की। यह संपूर्ण ग्रंथ संगीतमय है और इसका हर पद संगीत से परिपूर्ण है। गीत गोविंद में प्रत्येक पद की समाप्ति पर संगीतज्ञ जयदेव ने उन पदों के लिए निर्दिष्ट राग व ताल का नाम भी दिया है। गीत गोविंद के बाद 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में संगीत के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की गई, संगीत रत्नाकर। संगीत शास्त्री शारंगदेव द्वारा रचित संगीत रत्नाकर ग्रंथ को उत्तर तथा दक्षिण भारतीय संगीत का आधार ग्रंथ माना जाता है। इसमें गायन, वादन और नृत्य संगीत की तीनों विधाओं का विस्तार से वर्णन मिलता है। शारंगदेव के पिता सोढ़ल कश्मीर के रहने वाले थे, परंतु किन्हीं कारणवश वो कश्मीर से दक्षिण भारत की ओर आ गए और देवगिरी के राजाश्रय में नौकरी करने लगे। बाद में उनके सुपुत्र शारंगदेव भी उसी राज दरबार में नियुक्त हुए और वहीं संगीत रत्नाकर की रचना की। आगे के सत्र में इस पुस्तक के संबंध में आप विशद रूप जानेंगे। 1.8 सारांश। इस अध्याय में आपने वैदिक युग के अनंतर उत्तर भारत में 13वीं ईस्वी तक भारतीय संगीत के क्रमिक विकास के संबंध में जाना। आप समझ पाए होंगे कि बौद्ध काल से 13वीं शताब्दी तक उत्तर भारत ने किस किस प्रकार के राजनीतिक उथल-पुथल देखे और उसी के साथ धीरे धीरे इसकी संस्कृति, भाषा और संगीत सभी पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता चला गया। यह भी आपने ध्यान दिया होगा कि इस विशाल कालखंड में कई महान संगीतज्ञ हुए जिन्होंने अपने समय के संगीत के बारे में अपने ग्रंथों में विस्तारित रूप से लिखा। इस अध्याय में आपने जाना कि वैदिक तथा महाकाव्य काल के पश्चात किस प्रकार संगीत तत्कालीन समाज का एक महत्वपूर्ण अंग था और किस प्रकार से उसका विकास होता चला गया। विभिन्न महत्वपूर्ण साम्राज्यों में संगीत को किस प्रकार से आगे बढ़ाया गया। आपने यह भी देखा कि आज से करीब 2500 वर्ष पहले भी बाहरी देशों के संगीत साथ भारतीय संगीत का आदान प्रदान रहा। इस विशाल कालखंड में कई महत्वपूर्ण संगीत शास्त्र के ग्रंथ लिखे गए जो वर्तमान भारतीय शास्त्रीय संगीत का आधार ग्रंथ हैं। उनमें से प्रमुख हैं नाट्य शास्त्र, दत्तिलम, बृहद्देशी, संगीत मकरंद, संगीत समयसार तथा संगीत रत्नाकर। इस समय के दौरान जैसे जैसे बाहरी आक्रमण बढ़े और विदेशी शासकों का भारत में राज्य स्थापन होने लगा, वैसे वैसे ही भारतीय संस्कृति में बदलाव आने लगी और भाषा तथा साहित्य के साथ साथ संगीत पर भी उसका असर पड़ने लगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि यद्यपि विदेशी संस्कृति और संगीत का छाप हमारे संस्कृति में पड़ा, फिर भी हमारे मूल संस्कृति और संगीत में बहुत बदलाव नहीं आया, क्योंकि भारतीय संस्कृति और संगीत ने अपने स्वरूप को बिना बिगाड़े विदेशी संस्कृति और संगीत को आत्मसात किया। उदाहरण स्वरूप भारतीय संगीत में राग यमन या यमन फारसी संगीत से आया, परंतु उसको हमने भारतीय संगीत में इस प्रकार से आत्मसात किया कि आज कोई उसे अभारतीय मूल का सोच ही नहीं सकता। यह एक ध्यान देने योग्य बात है कि 11वीं शताब्दी की शुरुआत से ही भारतीय संगीत की दो धाराएं विकसित होने लगी थी, परंतु प्रायोगिक स्तर पर होने वाली इस बदलाव को ग्रंथों में नत्थी होने में वक्त लगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।